दोस्तों, अगर आप एक बिजनेसमैन हैं और आपके पैसे कहीं पे फंस गए हैं और उसको रिकवर करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिए। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया और मैं हूं एक बिजनेस कोच एंड डायरेक्टर ऑफ लाइफ ट्रांसफॉर्मर ट्रेनिंग प्राइवेट लिमिटेड कंपनी। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले मैं जरूर कहूंगा इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, तो ऐसे वीडियो आपको और भी मिलते रहेंगे। आज मैं आपको टोटल 18 टिप्स देने वाला हूं पैसे को रिकवर करने के लिए। तो आइए देखते हैं सबसे पहला टिप्स। बिजनेस में पैसे को रिकवर करने का सबसे पहला टिप्स है कि आप अपना बिजनेस एडवांस में कीजिए। मतलब अगर आप अपना पैसा पहले से ले लेंगे तो आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी रिकवर करने की। दोस्तों, इससे दूसरे और भी बहुत सारे बेनिफिट होते हैं। मतलब आपका कस्टमर लंबे समय तक आपके साथ जुड़ा हुआ रहेगा अगर आप एडवांस में पैसा लेंगे। कैसे? अगर मैं आपको कहूं कि आपके कस्टमर को जब दूसरा डील करना होगा तो वो पहले यही सोचेगा कि भाई मेरा पहले का उधार चुकाना होगा, उसके बाद ही तो मैं दूसरा डील कर पाऊंगा। तो शायद वो सोचेगा कि वो आपके पास नहीं आएगा, वो आपके कॉम्पिटिटर के पास चला जाएगा, क्योंकि उनको वापस कहीं और से उधार मिलने लगेगा। तो आप सोचेंगे ठीक है, तो मैं दूसरी बार भी उसको उधार ही माल दूंगा, मेरी कंडीशन ही ऐसी रखूंगा। अगर आप दूसरी बार भी उधार देंगे तो आप एक माया जाल में फंस जाएंगे, आप एक दलदल में फंस जाएंगे, क्योंकि दोस्तों वो आपसे और उधारी करवाएगा, आप और माल देते जाएंगे और आप और डेप्ट में फंसते जाएंगे। और दोस्तों, जब आपका कस्टमर आपको पैसे नहीं देगा तो आप अपने सप्लायर को, अपने वेंडर को भी पैसा नहीं दे पाएंगे। आप करेंगे इसकी टोपी उसके सर। मतलब आप भी फंसे हुए हैं और आपके सप्लायर और आपके वेंडर भी फंसे हुए रहेंगे, और लॉन्ग टर्म तक आपके वेंडर और आपके सप्लायर आपके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे और आपको भी वेंडर बदलने पड़ेंगे, आपको भी सप्लायर बदलने पड़ेंगे। उससे बेटर यही है कि धंधा एडवांस में करो। टिप्स नंबर 2, कैश में डील मत करो। क्योंकि दोस्तों, अगर कैश में डील नहीं करोगे तो आपके पास कोई प्रूफ नहीं रहेगा, कोई सपोर्ट नहीं करेगा और आपका पैसा रिकवर नहीं होगा। मतलब नो कैश, नो प्रूफ, नो रिकवरी। और दोस्तों, मैंने कुछ इंटेलिजेंट बिजनेसमैन को देखा है कि वो चार कंपनी खोलकर बैठे हैं और चारों कंपनी में ब्लैक और व्हाइट के चक्कर में फंस जाते हैं। मतलब वो सोचते हैं हर महीने में 1-2 घंटा तो उसी के लिए निकालना पड़ता है, इसका ब्लैक का पैसा मैं यहां पर यूज करूंगा, इसका प्रॉफिट मैं वहां पर यूज करूंगा, इसका व्हाइट का पैसा मैं वहां पर यूज करूंगा, इसकी टोपी उसके सर। अब वो टैक्स बचाने के चक्कर में, वो सीए के चक्कर में फंस जाते हैं, वो इनकम टैक्स ऑफिसर के चक्कर में फंस जाते हैं, वो पुलिस के चक्कर में फंस जाते हैं और वो कहीं ना कहीं फिर गुंडों के चक्कर में भी फंस जाते हैं। सो टेल नो टू कैश। टिप्स नंबर 3, एग्रीमेंट विथ पीडीसी चेक। आपको किसी के साथ डील करने के लिए उसके साथ एग्रीमेंट जरूर कर लेना चाहिए, सारी टर्म्स एंड कंडीशन डिटेल में डालनी चाहिए और पीडीसी चेक जरूर लेना चाहिए। और जो तारीख का पीडीसी चेक है वो टाइम पे भी आपको बैंक में डालना चाहिए। तो अगर आपके पास पीडीसी चेक है तो आपका कस्टमर प्रेशर में रहेगा। तो दोस्तों, एग्रीमेंट को साइन कीजिए, एडवोकेट को लूप में रखिए और पीडीसी चेक लीजिए। टिप्स नंबर 4, डू नॉट फील शाई। मतलब शर्माने का नहीं। अगर आपका क्वालिटी अच्छा है, आपका प्रोडक्ट अच्छा है, तो पैसे मांगने में क्यों शर्मा रहे हो? दोस्तों, क्या आपको डर है कि वो आपको ऑर्डर नहीं देगा? दोस्तों, ऑर्डर मिलने का डर नहीं होना चाहिए अगर आपकी क्वालिटी अच्छी है। आप क्या कभी दिल पे पत्थर रखकर कभी कस्टमर को मना कर सकते हैं कि मुझे आपको मेरी प्रोडक्ट बेचनी ही नहीं है? आपके अंदर वो जिगर आ जाएगा। जब आपकी क्वालिटी स्ट्रांग हो जाएगी तब आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने से। तो अपनी क्वालिटी को इतना स्ट्रांग कीजिए कि आपको कोई शर्माने की जरूरत ही ना पड़े। टिप्स नंबर 5, बी फर्म एंड कॉन्फिडेंट। मतलब आपकी टर्म्स एंड कंडीशन इतनी स्ट्रांग होनी चाहिए कि आप अपने आप को कॉन्फिडेंट महसूस करवा सके, आप फर्म डिसीजन ले सके। दोस्तों, अगर आपने कोई फर्म डिसीजन नहीं लिया तो वो आपके एडवांटेज लेंगे। मतलब आपका कस्टमर आपका फायदा उठा सकता है। तो आपको हमेशा अपने डिसीजन पे फर्म एंड कॉन्फिडेंट रहना चाहिए। टिप्स नंबर 6, इसको बोलते हैं रेफरेंस चेक। मतलब आप जब भी कोई नए कस्टमर के साथ डील करते हैं तो उसका रेफरेंस जरूर चेक कीजिए कि उसकी मार्केट में रेपुटेशन क्या है। आपके कॉम्पिटिटर को अगर आप पूछ सकते हैं, अगर ये पॉसिबल है, तो आप उसको भी पूछिए कि मार्केट में एक नया कस्टमर आया है,
क्या उसके साथ डील करनी चाहिए? क्या आपका कभी कुछ उधार रखा है? क्या वो दूसरे लोगों का भी पैसा नहीं चुका रहा है? तो उसके साथ डील मत कीजिए। आप चूज कीजिए बेस्ट कस्टमर को। आपको हक है चूज करने का, अच्छे कस्टमर को ढूंढने का। तो रेफरेंस चेक जरूर कीजिए जब भी कोई नए कस्टमर के साथ आप डील कर रहे हैं। टिप नंबर 7, सेट लिमिट्स फॉर एवरी क्लाइंट। मतलब हर एक कस्टमर, हर एक क्लाइंट की एक लिमिट सेट कर सकते हैं आप कि ये कस्टमर के साथ, ये क्लाइंट के साथ मैं इतने रुपए का ही उधारी रखूंगा। मतलब मैं इनको इतना ही क्रेडिट दूंगा या इतने समय के लिए ही क्रेडिट दूंगा। या आप रुपए के साथ साथ आप ट्रांजैक्शन वाइज भी लिमिट सेट कर सकते हैं। मतलब ये कस्टमर के साथ मैं इतने ट्रांजैक्शन ही करूंगा, 2 ट्रांजैक्शन उधारी में करने के बाद मैं उनको बोलूंगा जब तक पहला उधार नहीं चुकाते हैं अगला डील हम नहीं करेंगे। तो सेट लिमिट फॉर एवरी क्लाइंट्स। टिप नंबर 8, सेंड योर इनवॉइस ऑन टाइम। क्या है इसका मतलब? आपका जो बिल बनाते हैं, आप जो भी इनवॉइस बनाते हैं उसको टाइम टू टाइम भेजिए। मतलब जो टाइम पे डील हुआ है उसको क्विकली भेजिए, क्योंकि आपके पास प्रूफ रहेगा कि ये टाइम पे बिल बना। वरना कुछ कस्टमर्स वेट करते हैं, उसको बिल नहीं मिलता टाइम पे। तो आपको अगर कुछ डिलीवरी करना है, कुछ प्रोडक्ट भेज रहे हैं, तो उसको बोलते हैं डिलीवरी एक्सेप्टेंस लेटर। अगर आपका माल उसने एक्सेप्ट किया है तो उसका एक्सेप्टेंस लेटर भी लीजिए। जैसे आपके घर में कुरियर आता है तो वो बंदा साइन करवाता है कि आपने वो कुरियर लिया, तो आपके पास वो भी एक प्रूफ रहेगा कि मेरा माल आपके पास पहुंच गया है। टिप्स नंबर 9, सेंड रिमाइंडर ऑन रेगुलर बेसिस। क्या है इसका मतलब? रिमाइंडर मतलब आप अपने कस्टमर को टाइम टू टाइम रेगुलरली ऑटो रिमाइंडर सेट कर सकते हैं। आप उसको रेगुलरली एसएमएस भेज सकते हैं, आप व्हाट्सएप भेज सकते हैं या ईमेल भेज सकते हैं, उसको ऑटो पायलट मोड पर रख सकते हैं। आजकल बहुत सारे ऐसे ईआरपी मार्केट में आ गए हैं कि जिसका यूटिलाइज करके आप बहुत रेगुलर बेसिस पे टाइम टू टाइम कस्टमर को याद दिला सकते हैं। आपको खुद उसको घड़ी घड़ी फोन करने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, कुछ लोग तो माल देने के बाद भूल ही जाते हैं कि मैंने इसको माल बेचा था। उसके पास कोई प्रूफ नहीं रहता है या उसके पास कोई खुद के लिए रिमाइंडर नहीं रहता है, और प्रॉफिट पेपर पे बहुत बड़ा होता है लेकिन उसके पास कैश फ्लो नहीं होता है। तो दोस्तों, मैं आपको कहूं कि जब भी आप अपने कस्टमर को कोई भी रिमाइंडर या कुछ भी मैसेज भेजते हैं, वो हम्बल होना चाहिए, वो जेंटल होना चाहिए। मतलब आपका टोन एकदम रिक्वेस्टिंग होना चाहिए। अगर फोन पे भी कोई टेलीकॉलर उसको फोन कर रही है कस्टमर्स को, तो वो टेलीकॉलर का शब्द, उसका टोन, उसका वॉल्यूम वो बहुत ही जेंटल एंड हम्बल होना चाहिए। क्योंकि अगर एक बार भी गलती से गाली गलौज हुआ तो आप भूल जाओ अपने पैसे को। दोस्तों, आप खुद एक क्राइम में आ जाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आप हम्बल रहकर, जेंटल रहकर रेगुलरली कस्टमर को रिमाइंडर मैसेज या व्हाट्सएप या ईमेल कीजिए। टिप नंबर 10, वन टाइम लिबर्टी विल बिकम लाइफ टाइम लिबर्टी। मतलब एक बार अगर आपने कस्टमर को कोई लिबर्टी दिया कि उसने लेट पेमेंट किया और आपने एक्सेप्ट किया और आप भूल गए, आपने कोई पेनल्टी नहीं लगाया, तो लाइफ टाइम के लिए वही टर्म्स एंड कंडीशन सेट हो जाएगी और हर बार वो बंदा, वो कस्टमर, वो क्लाइंट आपको आपका पेमेंट लेट देगा, डिलेड देगा। तो जब भी आपका कस्टमर कोई भी लेट पेमेंट करता है उसको पेनल्टी दीजिए, और अगर कोई टाइम पे देता है या टाइम से पहले देता है तो उसको इंसेंटिवाइज भी कर सकते हैं। टिप्स नंबर 11, कीप गुड रिलेशन विथ बिजनेस सर्कल ऑफ योर क्लाइंट। आपके कस्टमर जो है, उसका जो भी बिजनेस सर्कल है, उसके टच में आप रहिए, उसके साथ अच्छा रिश्ता रखिए। क्यों? क्योंकि आपके कस्टमर को पता है कि उसके आसपास के लोगों को आप जानते हैं। क्योंकि दोस्तों, हर एक बिजनेसमैन को अपनी इज्जत प्यारी होती है, अपना रिस्पेक्ट, मार्केट में जो भी रुतबा है वो सबको प्यारा होता है। तो उसको पता है कि अगर वो पेमेंट नहीं देगा आपको, तो आप उनके सारे रिश्तेदार, उनके बिजनेस सर्कल को आप कहीं ना कहीं बताओगे तो उसकी इज्जत मार्केट में कम हो जाएगी। सो कीप रिलेशन विद देम। टिप नंबर 12, बी ओपन टू लिसन और हियर द रीजन। मतलब आपके कस्टमर के पास अगर कोई भी दुख भरी कहानी है तो उसको सुनना चाहिए। मतलब उसका रीजन क्या है, क्यों उसने डिले किया।
काफ़ी बार हो सकता है कि उसको बिल मिला ही नहीं, रास्ते में कुरियर में वो कहीं फंस गया, या कोई करेक्शन है बिल में। तो अगर वो आपको बताना चाहता है कि देखो मुझे जो बिल मिला है उसमें कुछ गलती है, तो क्विकली उसको करेक्ट करो और वापस दूसरा बिल क्विकली भेजो। टिप नंबर 13, डू नॉट शो योर फेस टिल इमरजेंसी सिचुएशन। क्या है इसका मतलब? जब तक इमरजेंसी सिचुएशन नहीं क्रिएट हो जाती तब तक ओनर को या डायरेक्टर को बाहर नहीं आना चाहिए, उसको फेस नहीं दिखाना चाहिए, या उसको फोन पे भी बात नहीं करना चाहिए। आपको पूरा रिकवरी का प्रोसेस अपनी टीम से करवाने का, और अंत में जब आपकी टीम नाकाम रहती है, वो रिकवर नहीं कर पाती, तभी आपको फोन करना चाहिए। कुछ बिजनेसमैन को मैंने देखा है, वो शुरुआत से लेकर अंत तक वो खुद ही रिकवरी करते हैं, तो वो गलत प्रोसेस है। आपका रुतबा, आपका इंपैक्ट खत्म हो जाता है, तो आपको अंत में ही बाहर आना चाहिए। टिप नंबर 14, डू नॉट विजिट क्लाइंट्स प्लेस। मतलब आप कस्टमर के ऑफिस में, उसके घर में, कहीं पर भी आप नहीं जाएंगे। अगर आप वहां पर जाएंगे रिकवरी के लिए तो आप क्राइम में फंस सकते हैं। कुछ लोगों को मैंने देखा, मैंने एक बंदे को देखा था, एक बिजनेसमैन को देखा था, उसने क्या किया, वो अपने कस्टमर के घर पे या उसके ऑफिस में जाता है, उसके हाथ में होता है जहर की बोतल, एक होता है रस्सी, और उधर जाके बोलता है कि अगर आज आपने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं ये जहर की बोतल खा के मर जाऊंगा, या मैं यहाँ पे रस्सी पे लटक के मर जाऊंगा। उसने ऐसा किया, लेकिन वो सीसीटीवी कैमरा में उसका कुछ गलत मीनिंग निकाल कर कस्टमर ने उसके ऊपर केस कर दिया। तो मेरा ये मानना है कि आपको कोई भी परिस्थिति में उसकी ऑफिस पे तो विजिट बिल्कुल नहीं करना है। हाँ, अपनी टीम को जरूर भेज सकते हैं, लेकिन उसके फिजियोलॉजी, उसका बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए जैसे कि कोई रिकवरी एजेंट हो। टिप नंबर 15, सिलेक्ट अ कलेक्टिंग एजेंसी। मतलब आप जो भी कलेक्टिंग एजेंट होते हैं उसको आप जब सिलेक्ट करते हैं तो थोड़ा ध्यान रखिए, क्योंकि काफी बार ये कलेक्टिंग एजेंट वो गुंडों की तरह पेश आते हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आप ऐसे कलेक्टिंग एजेंट को भेजेंगे जो एक गुंडे की तरह पैसे रिकवर कर रहे हैं, तो भी आप फंस सकते हैं। तो दोस्तों, कलेक्टिंग एजेंट को ध्यान से चुनिए। टिप नंबर 16, डू नॉट गो टू कोर्ट डायरेक्टली विदाउट अप्लाइंग दिस 15 टिप्स। इसका मतलब क्या है? अभी जो हमने 15 टिप्स जाने हैं वो कुछ लोग अप्लाई ही नहीं करते हैं, कुछ लोग डायरेक्टली कोर्ट में चले जाते हैं। तो दोस्तों, पहले मौका दीजिए, पहले आप खुद कोशिश कीजिए, फिर ये पुलिस और कोर्ट के चक्कर में फंसिए। तो मेरा मानना यह है कि पहले ये 15 के 15 टिप्स खत्म होने के बाद उससे भी रिजल्ट ना मिले तभी आपको कोर्ट में जाना चाहिए। टिप नंबर 17, आप कोर्ट में, मतलब सिविल कोर्ट में केस फाइल कर सकते हैं। मतलब दोस्तों, सिविल कोर्ट एक ऐसा कोर्ट है जहां पर 15, 20, 30 सालों के बाद रिजल्ट आता है। और सिविल कोर्ट में तभी जाना चाहिए जब आपके पास कोई चेक नहीं है, मतलब कोई पीडीसी चेक नहीं है। दोस्तों, आपके पास अगर सिर्फ छोटा सा एग्रीमेंट है या कुछ ईमेल है या ऐसा कुछ है, तो आप सिविल कोर्ट में ही जा सकते हैं जिसमें रिजल्ट बहुत ही लेट मिलता। टिप नंबर 18, आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। दोस्तों, क्रिमिनल केस फाइल करने के बाद फायदा यह होता है कि उसका रिजल्ट 1-2 सालों के अंदर ही आ जाता है। लेकिन अगर आपने एग्रेसिवली काम किया तो, और अगर आपके पास ऐसा डिसऑनर हुआ चेक है या कोई पीडीसी चेक है, तो ही आप क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। इसे कहते हैं सेक्शन 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881। दोस्तों, क्रिमिनल केस फाइल करने के लिए एडवोकेट इज द राइट पर्सन जो आपको सही तरीके से हेल्प कर सकते हैं। लेकिन जहां तक मेरा नॉलेज है मैं आपको जरूर शेयर करूंगा। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हैं। स्टेप नंबर 1, आपको जो भी चेक मिला है, पीडीसी चेक, पोस्ट डेटेड चेक, उसको आप डिपॉजिट कीजिए ऑन टाइम। मतलब जो भी डेट है वो 3 महीने के अंदर उसको डिपॉजिट करना होगा। और डिपॉजिट करने के बाद अगर वो डिसऑनर होता है तो स्टेप नंबर 2, आपको एडवोकेट की मदद लेकर उसको एक नोटिस भेजना है जिसमें लिखा हुआ होगा कि आप 15 दिन के अंदर मेरा पेमेंट दीजिए क्योंकि आपका चेक बाउंस हुआ है। स्टेप नंबर 3,
अगर आपका कस्टमर 15 दिन के अंदर पैसे नहीं देता तो क्रिमिनल ऑफेंस बन जाता है। स्टेप नंबर 4, जो तारीख आपने कस्टमर को दी थी वो तारीख के बाद भी अगर कस्टमर ने पैसा नहीं भरा आपको, तो आप 30 दिन के अंदर क्रिमिनल केस फाइल कर सकते हैं। स्टेप नंबर 5, कोर्ट विल गिव यू समन, मतलब कोर्ट आपके लिए समन्स बनाएगी जो आपको लेकर कस्टमर के पास जाना है और उनको देना है। स्टेप नंबर 6, वो समन्स को लेकर आप पुलिस स्टेशन जाएंगे, कोई भी नजदीक के पुलिस स्टेशन जाकर पुलिस की मदद लेकर, पुलिस को भी साथ में लेके जाना है कस्टमर के घर में। जो कस्टमर आपको पैसा नहीं दे रहा है, जो कोई भी इंडिविजुअल, कोई इंसान आपको पैसा नहीं दे रहा है, उसके घर में या उसकी ऑफिस में जा सकते हैं। स्टेप नंबर 7, आप जब उसके घर पे जाते हैं तो उसके घर पे डायरेक्टली नहीं जाना है, आसपास में 4 पड़ोसी को पूछना है कि ये भाई साहब कहां पर रहते हैं। उसके पड़ोसी को पता चलना चाहिए कि आप पुलिस को लेकर वहां पर आए हैं, क्योंकि उसकी रेपुटेशन, उसकी इज्जत का सवाल है और तभी तो पैसा मिलेगा। स्टेप नंबर 8, जब आप उसके घर पे जाते हैं समन्स लेकर और अगर वो रिफ्यूज कर देता है, वो मना कर देता है वो समन्स लेने के लिए, तो आपको क्या करना है, उसके दरवाजे पे या उसकी दीवार पर वो चिपका देना है, उसका फोटो लेके निकल जाना है। स्टेप नंबर 9, अगर कोर्ट की तारीख पे वो कस्टमर आपका कोर्ट में प्रेजेंट नहीं हो रहा है, कोर्ट में आ नहीं रहा है, हाजिर नहीं हो रहा है, तो आप कोर्ट को रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि वो आपको बेलेबल वारंट निकाल के दे। स्टेप नंबर 10, वही बेलेबल वारंट लेकर वापस आपको पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस की मदद लेना है और वापस उसके घर में या उसकी ऑफिस में जाना है और वापस वो चिपका के निकल जाना है। अगर वो है, अगर वो बात कर रहा है तो उसको हाथ में देना है और इस बार पुलिस उसको अरेस्ट करके पुलिस स्टेशन लेके जाएगी। उसके बाद वो वकील को लेके आएगा, क्योंकि ये बेलेबल वारंट है तो बेल पे वापस बाहर निकल जाएगा थोड़े ही दिनों के अंदर। स्टेप नंबर 11, वापस कोर्ट की एक तारीख डिसाइड होगी, वो तारीख पे अगर वो वापस प्रेजेंट नहीं हो रहा तो वापस आप कोर्ट को बता सकते हैं कि सर वो तारीख पे प्रेजेंट नहीं हो रहा, तो इस बार आप नॉन बेलेबल वारंट निकाल के दीजिए। स्टेप नंबर 12, इस बार नॉन बेलेबल वारंट लेकर वापस पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस की मदद लेना है, पुलिस को लेके उसके घर पे जाना है और उसको नॉन बेलेबल वारंट दिखाकर उसको वापस अरेस्ट किया जा सकता है और इस बार अगर वो पैसे नहीं देगा तो उसको जेल हो सकती है। शायद काफ़ी बार यही परिस्थिति में मामला सुलझ जाता है, उसके परिवार के लोग इधर ही पैसा दे देते हैं और आपको कहेंगे कि अपना केस वापस ले लो। तो दोस्तों ये आपका आखिरी तरीका था। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कोर्ट में ना जाए जब तक आप वो 15 के 15 टिप्स आजमाते नहीं हैं, तब तक आपको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। तो दोस्तों थैंक यू सो मच ये वीडियो देखने के लिए। मेरा नाम है हार्दिक मजीठिया और मैं हूं एक बिजनेस कोच।